तो चलिए, आज के इस खास डीप डाइव में हम बॉलीवुड के सबसे बड़े, सबसे विवादित और बॉक्स ऑफिस के सबसे पक्के खिलाड़ी के 35 साल लंबे करियर का एनालिसिस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रांड है। सोचिए जरा, कैसे बॉलीवुड का अल्टीमेट बैड बॉय बन गया यहाँ का सबसे अनटचेबल हीरो। चलिए इस कमाल के विरोधाभास को आज मिलकर समझते हैं। कैसे एक ऐसा इंसान जिसने इतने बड़े पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर देखे, जिस पर सीरियस क्रिमिनल केसेस चलें, वो आज भी बॉलीवुड का सबसे पावरफुल इंसान बना हुआ है। यहाँ ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स साफ दिखाई देता है। एक तरफ देखिए, 100 से ज्यादा फिल्में, अनगिनत ब्लॉकबस्टर्स और ऐसी फैन फॉलोइंग जो किसी दीवानगी से कम नहीं। और ठीक दूसरी तरफ 2 बड़े क्रिमिनल केसेस और कई सीरियस अब्यूज एलिगेशंस। सवाल यह है कि बॉक्स ऑफिस की ये बेताज बादशाही और इतने भयंकर विवाद, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? इसे डिकोड करने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले फेज से, द राइज ऑफ द लवर बॉय। अब 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत की बात करें तो उस वक्त पब्लिक इमेज एकदम क्लीन, रोमांटिक और को स्टार्स के लिए बहुत ही सपोर्टिव हुआ करती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, उनके पिता लेजेंडरी राइटर सलीम खान साहब ने खुद कहा था कि शुरुआत में सलमान अपने करियर को लेकर उतने सीरियस नहीं थे। सलीम साहब ने कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला। जहां दूसरे स्टार्स अपने बच्चों को ग्रैंड लॉन्च दे रहे थे, वहां इन्हें अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी थी। इसी वजह से शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल जरूर करना पड़ा, लेकिन इसने उन्हें एक इंडिपेंडेंट पहचान भी दी। और फिर आया इंडस्ट्री में वो बड़ा ब्रेक थ्रू, 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया। लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म के लिए उनकी फीस कितनी थी? सिर्फ 75,000 रुपए। एकदम सही सुना आपने। उस समय उनका सबसे बड़ा सपना बस इतने ही पैसे कमाने का था। और इस फिल्म ने ना सिर्फ वो सपना पूरा किया, बल्कि उन्हें रातों रात एक मेगा स्टार बना दिया। 90 के दशक का ये जो प्रेम फिनोमिनन था ना, ये अपने आप में एक अलग ही लेवल पर था। स्क्रीन पर एक परफेक्ट रोमांटिक हीरो और बॉलीवुड में वो मस्कुलर एस्थेटिक बॉडी का नया ट्रेंड, सब यहीं से तो शुरू हुआ था। फीमेल फैन फॉलोइंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। और सबसे अच्छी बात, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे अपने कंटेम्परेरी स्टार्स के साथ उनकी दोस्ती और तालमेल बहुत ही शानदार था। मतलब उस दौर में इमेज बिल्कुल एक प्यारे और चार्मिंग लवर बॉय की थी। लेकिन फिर वक्त बदला और शुरू हुआ हमारा दूसरा फेज, द टॉक्सिक बैड बॉय एरा। यहां से पब्लिक परसेप्शन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। मीडिया का कैमरा अब ऑफ स्क्रीन लाइफ पर ज्यादा फोकस करने लगा था और ऑन स्क्रीन रोमांस पीछे छूट गया। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियरली दिखाती है कि कैसे उनकी पर्सनल लाइफ मीडिया गॉसिप का सेंटर बन गई। लेट 80s में शाहीन जाफरी से लेकर संगीता बिजलानी, फिर सोमी अली और 1999 आते आते ऐश्वर्या राय, ये जो लगातार बदलती और ओवरलैप होती रोमांटिक हिस्ट्री थी, इसने जबरदस्त मीडिया कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया। लेकिन चीजें सबसे ज्यादा खराब तब हुईं जब ये खौफनाक वाकया सामने आया। नवंबर 2001 में 17वें फ्लोर के एक अपार्टमेंट के बाहर वो तब तक दरवाजा पीटते रहे जब तक कि उनके हाथों से खून नहीं निकलने लगा। ऐश्वर्या राय ने बाद में ओपनली उन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूसिव भी बताया। इस एक घटना ने उस लवर बॉय की इमेज को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया और एक टॉक्सिक, ऑब्सेसिव पब्लिक इमेज को पक्का कर दिया। अब इस नंबर पे गौर कीजिए, 41। एक्टर विवेक ओबरॉय को एक ही रात में 41 बार कॉल किया गया। विवेक ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि उन्हें गालियां दी गईं और धमकाया गया। यह इस बात का एक सीधा सबूत था कि कैसे एक सुपरस्टार अपने पावर और रुतबे का इस्तेमाल पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कर रहा था। 2008 आते आते करियर काफी हद तक ढलान पर था। अगर हम उनके पुराने दोस्त शाहरुख खान से एक सीधा कंपैरिजन करें तो पिक्चर और साफ हो जाती है। एक तरफ शाहरुख किंग खान बन चुके थे और उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज आसमान छू रहा था, और दूसरी तरफ यहां एक ऐसी पब्लिक इमेज बन चुकी थी जो बेहद टॉक्सिक थी और उनका अपना ही फैन बेस उनसे दूर जा रहा था। और रही सही कसर इन लीगल डिजास्टर्स ने पूरी कर दी। 1998 का ब्लैक बक पोचिंग केस, जिसमें वो एक्चुअली कॉन्विक्ट भी हुए, और 2002 का हिट एंड रन केस, जिसमें गवाहों को धमकाने के सीरियस आरोप लगे। इन गंभीर क्रिमिनल चार्जेस के बाद पुरानी रोमांटिक इमेज का तो नामो निशान नहीं बचा और उनके माथे पर पक्के तौर पर बैड बॉय का टैग लग गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। यहां आती है हमारी तीसरी और सबसे फैसिनेटिंग एरा, इंजीनियरिंग द हाई पर्सोना। ये वो वक्त था
जहां से शुरू होता है बॉलीवुड के सबसे ब्रिलियंट पीआर और करियर पिवट्स में से एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने एक डूबते हुए करियर को वापस से जिंदा कर दिया। इस सब का टर्निंग पॉइंट थी 2003 की फिल्म तेरे नाम। इसमें एक मेंटली ट्रबल्ड इम्परफेक्ट एंटी हीरो का किरदार निभाया गया और वो मिडिल पार्टिंग वाला हेयर कट, उसने तो पूरे देश में लिटरली आग लगा दी। इस रोल ने दर्शकों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाया और ये साबित कर दिया कि जनता पर इस स्टार का इन्फ्लुएंस अभी भी अटूट है। चलिए देखते हैं ये मास्टर स्ट्रोक आखिर काम कैसे किया। इस नई इमेज के पीछे 3 स्टेप्स का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट था। स्टेप 1, वांटेड और दबंग जैसी फिल्मों में अनअपोलोजेटिक एंटी हीरो रोल्स को पूरी तरह अपना लेना। स्टेप 2, बीइंग ह्यूमन के जरिए चैरिटी को सबसे आगे लाना। और स्टेप 3, नए टैलेंट्स को सपोर्ट करके इंडस्ट्री का अल्टीमेट गॉडफादर बन जाना। तो ये भाई पर्सोना आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा लार्जर देन लाइफ किरदार है जिसकी अपनी खुद की बहुत सी कमियां हैं, जो रूल्स के बाहर जाकर अपने ढंग से काम करता है, लेकिन आखिर में हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही खड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपनी ब्लॉकबस्टर्स में निभाते आ रहे थे। ये जो ट्रांजिशन था ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अपनी इस नई इमेज को लेकर वो कितने कॉन्शियस थे, इसका प्रूफ इसे एक कोट से मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर के साथ एक ब्रांड डील के दौरान उन्होंने एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था, मेक मी लार्जर देन लाइफ। मतलब कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू और पब्लिक इमेज को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। तो यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ बीइंग ह्यूमन। ये सिर्फ एक क्लोथिंग लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा मैसिव फिलैंथ्रोपिक कदम बन गया जिसने जनता का पूरा फोकस कोर्ट केसेस और नेगेटिविटी से हटाकर सीधा चैरिटी पर ला दिया। इसी चैरिटी ने उनकी खराब होती इमेज को न्यूट्रलाइज किया और फैंस को उनके डिफेंस में खड़े होने का एक बहुत ही सॉलिड कारण दे दिया। इसके साथ ही बॉलीवुड के अंदर गॉडफादर का रुतबा भी हासिल कर लिया गया। कैटरीना कैफ और सोनाक्षी सिन्हा को बड़ा लॉन्च दिया गया, अर्जुन कपूर को पर्सनली मेंटर किया गया और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स के रुके हुए करियर को वापस से ट्रैक पर ला दिया गया। इंडस्ट्री के अंदर मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर आप वफादार हैं तो यहां से मिलने वाला इनाम बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस पावर के 2 बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ एक सेवियर, एक मसीहा जो अपने वफादारों का करियर बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक वेंजफुल टाइटन। अगर ईगो को थोड़ी सी भी ठेस पहुंची तो विवेक ओबेरॉय और अरिजीत सिंह की तरह करियर खत्म करने वाले नतीजे भी भुगतने पड़ सकते थे। ये पावर का एक एक्सट्रीम डुअल नेचर था, एक क्यूट लवर बॉय से चलकर एक टॉक्सिक बैड बॉय और फिर सबकी पहुंच से दूर एक अनटचेबल भाई बनने तक का ये सफर सच में बेमिसाल है। लेकिन आज के इस एनालिसिस के एंड में एक बड़ा ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या बॉक्स ऑफिस की बेहिसाब कामयाबी और एक केयरफुली डिजाइन की गई चैरिटी वाली इमेज, क्या ये सब मिलकर उस अतीत को पूरी तरह मिटा सकते हैं जिसमें बिना किसी शक के टॉक्सिसिटी भरी हुई थी? ये सवाल सिर्फ एक स्टार का नहीं है, बल्कि मॉडर्न सेलिब्रिटी पीआर की सबसे कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासी सच्चाई का है, और इस पर सोचना तो जरूर बनता है।